Good morning, बच्चों. Today we are going to start a new chapter of history. Name of the lesson: State after the Maurya Empire. इसके फर्स्ट वाले लेसन में हमने पढ़ा था अशोका के बारे में. अशोका के जो वेलफेयर उसने किए थे वो सारे पढ़े थे. बट आफ्टर अशोका मौर्य एम्पायर कैसे डिक्लाइन होने लगा, तो उसकी शुरुआत में ही वो इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा. सो स्टेट आफ्टर मौर्य एम्पायर में हम जो मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, हम शुंग डायनेसिटी, इंडो ग्रीक किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुशान किंग्स के बारे में पढ़ने वाले. ओके. सो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे सो आपको सबसे पहले मैप दिखाई पड़ेगा, और इस मैप में हम देखेंगे कि पूरा जो डायनेसिटी है, यानी इंडिया फ्रॉम 4 to 6 सेंचुरी सीई, जो बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है प्रेजेंट इंटरनेशनल, वो देखो यहाँ पे आपका इंडेक्स भी बना हुआ है. और यहाँ पर देखो आपको दिखाई पड़ेगा दिल्ली, मालवा, ओके, कामरूप, पाटलिपुत्र, चंबा, प्रयाग. तो ये सारा जो है ये पूरा हम पढ़ेंगे. मौर्य एम्पायर यहाँ पूरा फैला हुआ था. ये जो पूरा ब्लैकिश पार्ट आप देख रहे हो वो पूरा मौर्य एम्पायर है. और कैसे मौर्य एम्पायर के बाद में जो स्टेट्स आए वो क्यों आए और मौर्य एम्पायर कैसे डिक्लाइन होने लगा, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों जैसा कि मैप में आपने देखा कि मौर्य एम्पायर इतना बड़ा जो है एरिया में फैला हुआ था. एम्परर अशोका उन्होंने उसको और ज़्यादा डेवलप किया था. लेकिन अशोका के बाद में मीन्स आफ्टर अशोका मौर्य एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइन. द लास्ट मौर्य एम्पायर, जो लास्ट मौर्य एम्पायर था, वॉज कॉल्ड बृहद्रथ. ओके, उसका नाम था बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्य एम्पायर था. एंड द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग रिवोल्ट अगेंस्ट बृहद्रथ. उसने क्या किया, जो मौर्य का जो जनरल था उसका नाम था पुष्यमित्र और शुंग, और उसने क्या किया, बृहद्रथ के विरुद्ध जो है उसने रिवोल्ट कर दिया. एंड किल्ड हिम एंड बिकेम द किंग हिमसेल्फ. और उनको मार के उसने शुंग डायनेसिटी जो है, शुंग डायनेसिटी, उसकी शुरुआत की. और यहीं से मौर्य एम्पायर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. ओके. सो मौर्य एम्पायर के लिए सबसे बड़ा रीज़न था अशोका जो है. आफ्टर कलिंग वॉर अशोका ने जो है वो पीछे हट गए और शुंग डायनेसिटी की शुरुआत हो गई. पुष्यमित्र शुंग ने जो है लास्ट एम्परर बृहद्रथ को मार दिया. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज सेवरल स्मॉल किंगडम रूल्ड बाय ग्रीक किंग टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ में बहुत सारे जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे ग्रीक किंग्स थे. दोज किंग्स आर नोन एज द इंडो ग्रीक किंग. एंड इन द हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, सो इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया द कॉइन ऑफ दीज किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो जब भी मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ उस टाइम पे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स थे जो ग्रीक किंग रूल करते थे. और ये जो है स्मॉल किंगडम जो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, वो जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे. और इन किंग्स को क्या बोलते थे, इंडो ग्रीक किंग्स बोलते थे. In this history of the coin of ancient India, the coin of these kings are very important. They had a tradition of putting the picture of the king on one side and that of the deity on the other side. और जो इंडो ग्रीक किंग्स है उनका जो सबसे स्पेशल इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है उनके कॉइन्स. उनके कॉइन्स जो आप देखोगे तो वन साइड में जो राजा रूल करता था उसका पिक्चर होता था, एंड द अदर साइड कोई भी डाइटीज़ यानी कोई भी भगवान जिसको वो मानते थे उसके पिक्चर होते थे. सो दिस ट्रेडिशन लेटर टुक रूट्स इन इंडिया. और धीरे धीरे यही सेम चीज़ इंडिया में भी रूट करती गई. वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मेनेंडर. जो सबसे फेमस इंडो ग्रीक किंग था उसका नाम था मेनेंडर, हु डिस्कस बुद्धिज्म फिलोसफी विद द बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेन. नागसेन के साथ में मेनेंडर ने जो है वो फिलोसफी डिस्कस की थी. एंड मेनेंडर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एस मिलिंदा. उसको मिलिंद भी कहते हैं. ओके. एक बार दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ देखो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है छोटा सा वीडियो में, वो मेनेंडर है जिसे मिलिंद के नाम से भी जानते हैं. और मेनेंडर उसने वो एक फेमस इंडो ग्रीक किंग था जिसने बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो है
एक दर्शन शास्त्र, यानी जैसे हम तर्क वितर्क करते हैं, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी विद द बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेन के साथ में उसने डिस्कशन किया था। और मेनेंडर इज ऑल्सो रेफर टू अ मिलिंद, उसको मिलिंद भी कहते हैं। और जो उनका तर्क वितर्क जो क्वेश्चन आंसर्स हुए थे, द क्वेश्चन दैट इज डिस्कस विद भिक्षु नागसेन लेड टू क्रिएशन ऑफ द बुक मिलिंदपना। वो मिलिंदपना नाम की एक बुक के अंदर जो है वो आज भी मिलाई दिखते हैं। एंड द पाली वर्ड पन्हा मीन्स क्वेश्चंस, तो मिलिंदपना का मतलब है मिलिंद के क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो आपको बुक भी दिख रही है, मिलिंदपना बुक भी दिख रही है, उसका कवर दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुषाण किंग्स के बारे में। सो इंडिया वॉज इन्वेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई सेवरल ट्राइब्स। ओके, देखो पिक्चर में आपको कुषाण किंग का फोटो दिख रहा है। द कुषान्स वॉज वेयर सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये देखो आपको दिख रहा है मैप में, जैसे कि दे स्टैब्लिश देयर रूल इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड इन द कश्मीर इन द फर्स्ट सेंचुरी CE। द कुषाण किंग वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। ठीक है, तो कुषाण्स का सबसे स्पेशल थिंग क्या था, सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो है, गोल्ड कॉइन जो शुरुआत करना, मिंटिंग करना गोल्ड कॉइन का, वो कुषाण किंग्स ने शुरू किया था। दे स्टार्टेड द कस्टम ऑफ पुटिंग द इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड डिफरेंट इंडियन डाइटीज ऑन द कॉइन। और उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था कि कॉइन्स के ऊपर गौतम बुद्धा के पिक्चर डालना, और जो डिफरेंट डाइटीज है जैसे राम भगवान या कृष्ण, उनके पिक्चर्स वो गोल्ड कॉइन के ऊपर डालने की शुरुआत कुषाण किंग्स ने की थी। द कुषाण किंग्स में सबसे फेमस कुषाण किंग था कनिष्क, और उसने अपने एम्पायर को, यहाँ देखो कनिष्क का फोटो भी दिख रहा है आपको वीडियो में, किंग कनिष्क। कनिष्क जो बहुत ही फेमस किंग था और उसने एक्सटेंड किया था देयर एम्पायर। हम कनिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। सो कनिष्क एम्पायर जो है वो एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट। ओके, इतना बड़ा उसने अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था। फ्रॉम वेयर, काबुल इन द वेस्ट टू द वाराणसी in the east. Gold and copper coin minted by him have been found in the North India. And the fourth Buddhist council was held in Kashmir during his reign. कनिष्क के टाइम पे ही जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, काउंसिल मतलब उनकी जो एक सभा होती है, तो वैसी एक सभा जो है वो कश्मीर में ड्यूरिंग द एम्पर कनिष्क के टाइम पे ही वो काउंसिल जो है वहाँ पे हेल्ड हुई थी। ही एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ कनिष्कपुर इन कश्मीर। उसने कनिष्कपुर नाम का एक शहर बसाया था कश्मीर में। इट इज़ बिलीव दैट द विलेज ऑफ कामरूप नियर श्रीनगर टुडे कुड बी कनिष्कपुर। और ऐसा बिलीव करते हैं कि आज भी वहाँ पे कश्मीर में आप जाओगे तो वहाँ पे कामरूप नाम का एक गांव है जो श्रीनगर के पास में है। वहाँ के लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि ये वही कनिष्कपुर है जो एम्परर कनिष्क ने डेवलप किया था। ओके, द वेल नोन पोएट अश्वघोष, अश्वघोष नाम का जो पोएट था बहुत फेमस था वो, और वो इसी कनिष्क के टाइम पे ही था। ही रोट द टेक्स्ट बुद्ध चरित्र एंड वज्र सूची, इसने 2 ऐसे ग्रंथ लिखे थे। द फेमस वैद्य चरक वॉज ऑल्सो इन कनिष्क कोर्ट। कनिष्क के दरबार में चरक नाम का एक फेमस वैद्य समझता ना आपको, जो डॉक्टर्स होते थे उस समय के, वो भी कनिष्क के टाइम पे ही था। ओके, सो अ गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्क, उसके आप देख रहे हो यहाँ पे कॉइन भी दिख रहा है आपको, इसके बोथ साइड में आपको दिखाई पड़ेगा कि डाइटीज और गौतम बुद्धास के पिक्चर हुआ करते थे। एम्पर कनिष्क वॉज अ वेरी फेमस किंग। उसने अपने एम्पर को बहुत ही एक्सटेंड किया था फ्रॉम वेस्ट में, उसने काबुल से लेकर वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट में। ओके, और उसकी सबसे जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल उसके टाइम पे हुई थी, और कनिष्कपुर नाम का उसने एक शहर डेवलप किया था कश्मीर में जो आज भी कामरूप के नाम से जाना जाता है। और उसके टाइम पे ही अश्वघोष जो है वो बहुत फेमस पोएट हुए थे, और जिन्होंने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची लिखी थी। और फेमस वैद्य चरक भी कश्मीर जो है वो कनिष्क के कोर्ट में ही था। उसके बाद देखो आपकी टेक्स्ट बुक में डू यू नो सेक्शन है, वहाँ पे आपको पिंक कलर के बॉक्स में कनिष्क गोल्ड कॉइन लिखा हुआ है। सो इट वॉज मिंटेड बाय एम्परर कनिष्क। इट हैज़ द वर्ड शाओ नानो शाओ कनिष्क कुशानो ऑन वन साइड। इट मीन्स वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इस गोल्ड कॉइन के ऊपर, उसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग एम्परर कनिष्क कुशाना। ऑन द अदर साइड देयर इज एन इमेज ऑफ गौतम बुद्धा एंड द वर्ड बोधो मीन्स बुद्धा written in the Greek script. Okay,
सो जो कनिष्क का कॉइन आप देखोगे ना, गोल्ड कॉइन, तो उसके आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें शाओ नानो शाओ ऐसा लिखा हुआ है, कनिष्की कुशानो, मतलब उसका होता है कि किंग ऑफ किंग एम्परर कनिष्क कुशाना, और अदर साइड में आपको गौतम बुद्धा जो है वर्ड बोधु लिखा हुआ है, ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको कुशान किंग समझ में आ गया रहेगा। अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द गुप्ता डायनेसिटी। ओके, सो हम लोग अब गुप्ता डायनेसिटी पढ़ेंगे। Gupta dynasty is the golden period of India. ओके, नाउ अब हम देखेंगे गुप्ता डायनेसिटी के बारे में। सो गुप्ता डायनेसिटी जो है बच्चों, द एंड ऑफ द 3rd century CE saw the rise of Gupta dynasty in the North India. The Guptas remained in power for nearly 3 centuries. श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर था गुप्ता डायनेसिटी का, एंड समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड वेयर द नोटेबल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी। ये तीनों जो हैं वो नोटेबल किंग्स हैं। उसका फाउंडर था श्रीगुप्ता, ओके, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकंड। सो दीज 3 वेयर द नोटेबल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी। और नॉर्थ साइड में आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में ये पूरा गुप्ता डायनेसिटी फैली हुई थी। पहले हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। ओके, सो समुद्रगुप्ता, द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। हिज सन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। ही डिफीटेड द स्मॉलर नेबरिंग किंगडम and extended the empire further. In this time, the Gupta Empire spread from Assam up to Punjab. He had also conquered the eastern coastal region up to Kachi to Tamil Nadu. And due to these victories, उसका जो power है became recognized everywhere. As a result, kings जो other northwest थे, as well as those in the Sri Lanka, made treaties of friendship with him. वो इतना उससे डर गए थे कि उन लोगों ने उसके साथ में फ्रेंडशिप कर ली। यानी समुद्रगुप्ता है, उसने अपना, उसका इतना पावर था, इतना एक्सटेंड किया कि बाकी के जो किंग्स थे वो उससे डरने लगे, उन लोगों ने उसके साथ में फ्रेंडशिप कर ली। उसके बाद देखो, अ पिलर इंस्क्रिप्शन एट प्रयाग डिस्क्राइब समुद्रगुप्त कन्क्यूस्ट एंड विक्ट्रीज। आपको पिलर दिखाई पड़ रहा है वीडियो में, इसमें उसके बारे में लिखा है। दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द प्रयाग प्रशस्ति and also the इलाहाबाद प्रशस्ति। He was an expert वीणा player। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है। He minted coin which had a variety of image engraved on them. In one of them he is seen playing the वीणा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा वीणा प्लेयर था। He was a good वीणा प्लेयर। और उसने जो कॉइन मिंटेड किए थे, गोल्ड कॉइन्स, उस गोल्ड कॉइन के ऊपर भी वो वीणा बजाते हुए भी ऐसे कॉइन इसके ऊपर वो दिखाया हुआ है। सो इन वन ऑफ द ही इज सीन प्लेइंग द वीणा, हिज नेम समुद्रगुप्त इज इनग्रेव्ड ऑन इट। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में देखा हमने। एक बार दोबारा आपको शॉर्ट में बताती हूँ गुप्ता डायनेसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट, गुप्ता डायनेसिटी इन द एंड ऑफ द 3rd century CE सी द राइज ऑफ गुप्ता डायनेसिटी इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में गुप्ता डायनेसिटी बनी, and the Gupta remains the power for nearly 3 centuries. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty. Okay. मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में, ये देखो, ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है गुप्ता एम्पायर। ये यहाँ पूरा इतना गुप्ता डायनेसिटी फैली हुई थी। ओके, ऑन द रून्स ऑफ कुशान एम्पायर इमर्ज्ड गुप्ता एम्पायर। द फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज लेड बाय श्री गुप्ता। ओके, ये देखो इसके 3 बहुत मेन किंग, श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें से हम श्रीगुप्ता तो उसका फाउंडर ही था। थोड़ा सा हम श्रीगुप्ता के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था हिज सन समुद्रगुप्त,
उसने डिफीट किया था द स्मॉलर नेबरिंग किंगडम एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर इन दिस टाइम। द गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम आसाम से लेके पंजाब तक वो फैला हुआ था। और ही कंक्यूड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन अप टू कांची टू तमिलनाडु एंड ड्यू टू दिस विक्ट्रीज हिज पावर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। एज अ रिजल्ट किंग ऑन द नॉर्थ वेस्ट जो है फ्रंट्रीज के जो नॉर्थ वेस्ट के किंग थे वो उसकी पावर से इतना डर गए, उन्होंने उसके साथ में फ्रेंडशिप कर ली। अब यहाँ देखो आपको पिलर दिखाई पड़ रहा है, तो वो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है प्रयाग में है और उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर जो है वो एम्परर समुद्रगुप्ता के बारे में, उसकी जो विक्ट्रीज हैं उसके बारे में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ में उसने जो कॉइन्स वगैरह बनाए थे, ही वॉज वो बहुत अच्छा एक वीणा प्लेयर था समुद्रगुप्ता। सो ही मिंटेड कॉइन्स विच हैड अ वेराइटी ऑफ इमेजेस इनग्रेव्ड ऑन देम। वो कॉइन्स के ऊपर ही इनग्रेव किया हुआ था इमेजेस, देखो आपको दिखाई पड़ रहा है वीडियो में। इन वन ऑफ देम ही इज सीन प्लेइंग द वीणा, हिज नेम समुद्रगुप्ता इज इनग्रेव्ड ऑन इट। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया रहेगा समुद्रगुप्त के बारे में। नाउ हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ओके, सो आफ्टर द समुद्रगुप्ता हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड। अब इसका नाम जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट आपने देखा, चंद्रगुप्त के नाम पे ही इसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड रखा गया था। ascend the throne, he extended the Gupta Empire toward the northwest. He also won Malwa, Gujarat, Saurashtra. He established good relation with the powerful Vakatak ruler in the south by giving his daughter प्रभावती इन मैरिज टू रुद्रसेन सेकंड। ओके, तो जब भी चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो रूल में आया, उसने अपनी गुप्ता एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया नॉर्थ वेस्ट तक। उसने मालवा जीता, गुजरात जीता, सौराष्ट्र जीता और जीतने के बाद में उसने बहुत अच्छे रिलेशंस भी बनाए वाकटक रूलर्स के साथ में जो साउथ में रूल करते थे। कैसे बनाया उसने वाकटक रूलर के साथ में अच्छे रिलेशंस? उसने अपनी बेटी प्रभावती का शादी जो है वो वाकटक किंग रुद्रसेन सेकंड के साथ में किया। ओके, अब यहाँ देखो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा एक आयरन पिलर दिख रहा है आपको जो मेहरौली में है, नियर दिल्ली। मेहरौली जो है दिल्ली के पास में एक जगह है, वहाँ पे एक बड़ा सा आपको आयरन पिलर दिखाई पड़ेगा। इट वॉज नॉट रस्टेड इवन इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 1500 ईयर्स। उसको लास्ट 1500 ईयर्स हो गए लेकिन आज भी उसके ऊपर जंग नहीं लगी है। इट इज़ द एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्किल ऑफ द एंशियंट इंडियन पीपल and the inscription on the pillar, it's bear the name of a king called Chandra. It is on the basis that the iron pillar is assumed to be of the period of Chandragupta II. तो ऐसा मानते हैं कि ये जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम का बना हुआ है और इसके ऊपर जिस राजा का नाम लिखा है उसका नाम है चंद्र। ओके ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से शॉर्ट में आपको मैं रिवाइज करती हूँ कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड एक्सटेंडेड द थ्रोन, ही एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट और उसने अच्छे रिलेशन बनाए थे वाकाटक के साथ में। अपनी बेटी प्रभावती की शादी उसने रुद्रसेन सेकंड के साथ में की थी और इसलिए उसके संबंध अच्छे हो गए थे। और मेहरौली का मैंने आपको बताया कि एक पिलर जो है मेहरौली के पास में, दिल्ली के पास में, वो आज भी इसको जंग नहीं लगी, रस्टेड नहीं है और उसके ऊपर राजा चंद्र लिखा हुआ है और ऐसा मानते हैं कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का ही बना हुआ है। तो आपको चंद्रगुप्त सेकंड अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। फिर यहाँ देखो पिंक कलर का बॉक्स है, ये देखो आपको पिलर दिखा रहे हैं वीडियो में, इसमें ऐसा लिखा हुआ है सारा जो है राजा चंद्र के बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर पिंक कलर का बॉक्स आप देखोगे ना तो वहाँ पे आपको डू यू नो सेशन है, वो आपको पढ़ना है। और बच्चों वो पिंक बॉक्स आपको पढ़ना है, वो नॉलेजेबल है। इसके बाद देखो इन दिस पीरियड द बुद्ध भिक्षु फाहियान केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना। ही वॉज रिटन एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल इन इंडिया एंड फ्रॉम दिस राइटिंग वी लर्न अबाउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्परर। ओके, ठीक है। तो उस समय बौद्ध भिक्षु कौन आया था? फाहियान आया था इंडिया, किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इंडिया के बारे में और उसकी राइटिंग से हमें पता चलता है कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर।
ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्धन डायनेसिटी के बारे में बच्चों। सो विद द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पावर मैनी स्टेट इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। द वर्धन डायनेसिटी वॉज वन ऑफ देम। प्रभाकर वर्धन was the king of the Thanesar near Delhi. The Vardhan dynasty was founded by him. Okay, तो कौन था उसका राजा, फाउंडर राजा? The Vardhan dynasty was one of them में प्रभाकर वर्धन was the king of the Thanesar near Delhi. The Vardhan dynasty was founded by प्रभाकर वर्धन. Okay, उसका जो बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन. And Harshvardhan expanded the Vardhan dynasty from up to Nepal to the north, up to river Narmada in the south, Assam in the east and Gujarat in the west. आपको ग्रीन कलर दिख रहा है मैप में, उतना उतने एक्सटेंड किया. He had cordial relation with राजा भास्कर वर्मन of कामरूप. Ancient Assam में है कामरूप. He had also established friendly relation with the emperor of China and even sent his ambassador to the Chinese court. The capital of Harshvardhan's empire was Kannauj. Trade flourished during this region. He sent a large portion of his revenue for the welfare of the people. And every 5 years, वो क्या करता था राजा हर्षवर्धन? He would distribute all his जब भी खत्म हुआ तो बहुत सारे स्टेट जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के वो इमर्ज हो गए और वर्धन डायनेसिटी इसमें से ही एक था. प्रभाकर वर्धन वॉज द किंग ऑफ द थानेस्कर न्यू दिल्ली. द वर्धन डायनेसिटी का जो फाउंडर है वो भी प्रभाकर वर्धन ही था और उसका बेटा था हर्षवर्धन. उसने वर्धन डायनेसिटी को नेपाल, अप टू नेपाल इन द नॉर्थ एंड अप टू रिवर नर्मदा इन द साउथ, उसने उसको बढ़ाया था. ही हैड कॉर्डियल रिलेशन विथ राजा भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप, जो कि अभी एंशियंट आसाम में है कामरूप. ही हैड ऑल्सो एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द एम्परर ऑफ चाइना एंड इवन सेंड हिज एम्बेसडर टू द चाइनीज कोर्ट. तो जैसा कि आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, हर्षवर्धन जो है उसकी जो कैपिटल थी उसका नाम था कन्नौज. ओके, और ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग दिस रीजन. ही स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वो एक बहुत ही अच्छा राजा था और वो क्या करता, वो सारे जो पब्लिक वेलफेयर के काम करता. हर 5 साल के बाद में वो अपनी जो पूरी संपत्ति है वो लोगों में बांट दिया करता था. ओके, और उसके कोर्ट में अगर आप देखोगे तो इन हिज कोर्ट बुद्ध भट्ट रोट हर्ष चरित्र, अ बायोग्राफी ऑफ एम्परर हर्षवर्धन. एम्परर हर्षवर्धन के बारे में ही जो है बाण भट्ट उन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था. And this text provide information on the life and achievement of Harshvardhan. Harshvardhan had become a follower of Buddhism but gave generous patronage to other religion. वो बुद्धिज्म धर्म को मानते थे लेकिन उन्होंने बाकी रिलीजन्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया था. He wrote 3 संस्कृत प्ले. आपको जैसे कि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, राजा हर्षवर्धन ने लिखा था 3 संस्कृत प्लेस, रत्नावली, Naganand and Priyadarshika. Okay, the Buddhist bhikshu Yuan Shang had come to India from China during his regime. तो आपको याद रखना है कि बाण भट्ट एक पोएट थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है, जो एक बायोग्राफी एम्परर हर्षवर्धन के बारे में और उनके बारे में जानकारी देती है हमें, अचीवमेंट्स क्या थे, वो कैसे थे. हर्षवर्धन ने खुद भी जो है 3 संस्कृत प्लेस लिखे हैं. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, रत्नावली, नागानंदन, प्रियदर्शिका. ओके, द हर्ष चरित्र बाण भट्ट. यहाँ देखो हर्ष चरित्र भी दिख रहा है आपको. हर्ष चरित्र किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था. ओके, और वो केवल बुद्ध धर्म को मानते थे लेकिन उसके साथ में वो अन्य रिलीजन्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते थे. और उनके टाइम पे देखो यहाँ पिक्चर दिख रहा है, युवांग शॉन्ग जो है वो भारत आए थे from China during his regime. He traveled to all part of India and he stayed at the Nalanda University. यहाँ देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी में वो रुके थे for 2 years. ओके, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा. युवांग शॉन्ग जो है वो 2 साल से नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे. एंड ऑन रिटर्निंग टू द हिज होमलैंड ही ट्रांसलेटेड मैनी बुद्धिज्म manuscript into Chinese language. तो यहाँ देखो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है.
ह्वांगशुआंग का। उसके नीचे डू यू नो सेशन है और उसमें देखो लिखा हुआ है कि ह्वांगशुआंग ट्रैवल ऑल ओवर द इंडिया एंड ही हैज़ रोट ऑन प्रेज फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पीपल के बारे में उसने बहुत अच्छा लिखा है। उसने लिखा है कि द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर द प्राउड पीपल, दे नेवर फॉरगेट टू फेवर डन टू देम बट दे डू नॉट स्पेयर एनी वन हु इंसल्ट देम। वो जो है अगर कोई उनके लिए कुछ करता है तो वो क्या करते हैं, उसके बदले में उसके लिए और अच्छा करते हैं, बट वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं। दे विल हेल्प अनोदर इन डिस्ट्रेस विदाउट अ केयर इवन फॉर देयर ओन लाइफ। ओके, सो दे डू नॉट हार्म एनी वन हु टेक्स रिफ्यूज विद देम। तो ये महाराष्ट्र पीपल के बारे में ह्वांगशुआंग ने बहुत अच्छा लिखा है। वो वहाँ की राजकुमारी थी, कहाँ की, मणिपुर स्टेट जो ईस्ट इंडिया में है, वहाँ की राजकुमारी थी उलूपी। और अर्जुन और उलूपी की शादी हुई थी, ऐसी स्टोरी हमने महाभारत में पढ़ी है। द स्टेट ऑफ कामरूप इमर्ज इन द 4th century CE एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई पुष्पवर्मन। देखो नीचे मैप में दिखाई पड़ेगा कामरूप किंगडम। सो द स्टेट ऑफ कामरूप इमर्ज इन द 4th century CE, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई पुष्पवर्मन। His name has been mentioned in the pillar inscription of Samudragupta at Allahabad. So many inscriptions of Kamrup king are available. The epic Mahabharata and Ramayana use the name Prayag Jyotish for Kamrup. So the capital of the state was Prayag Jyotishpur. Today we know it as a city of Guwahati in Assam. सो ये आपको बताने के पीछे का मीनिंग ये था कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में भी जो ये पूरा इतिहास हिस्ट्री जुड़ी हुई है। महाभारत की स्टोरी है कि उलूपी और अर्जुन की शादी हुई थी। उलूपी जो है वो मणिपुर स्टेट की प्रिंसेस थी। ओके, और जो कामरूप के बारे में हम बात करें 4th century CE में पुष्पवर्मन ने उसको स्टैब्लिश किया था। और पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का इलाहाबाद में जो है, हिज नेम हैज़ बीन मेंशन इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द कामपुर किंग्स आर अवेलेबल। महाभारत और रामायण में जो प्रयाग ज्योतिष करके नाम आता है, उस प्रयाग ज्योतिष जो है इट इज़ फॉर कामरूप। ओके, द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट वॉज प्रयाग ज्योतिषपुर, और उसका कैपिटल क्या था, प्रयाग ज्योतिषपुर। टुडे वी नो इट एज द सिटी ऑफ गुवाहाटी इन असम। तो ये कामरूप की हिस्ट्री है। इन द बुक पीपल्स ऑफ अर्थियन सी, कामरूप इज मेंशन एज किरहदिया on the region of the किरात people. ओके, सो बच्चों जो पेरिपल्स ऑफ अर्थिन सी है उसमें भी कामरूप को मेंशन किया जाता है एज अ किरथिया। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है ये कामरूप है, और जो पेरिपल्स ऑफ अर्थियन सी है एक बुक का नाम है वो, उसमें भी कामरूप को किरथिया करके बताया है ऑफ द रीजन ऑफ द किरात पीपल। The Kamrup kingdom extended in the Brahmaputra river basin, means जो भूटान में है, some part of the Bengal and Bihar. During the reign of King Bhaskar Varman, Yuangshuang had visited Kamrup. So ये कामरूप के बारे में आपको मैं पूरी उसकी हिस्ट्री बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो आपको वीडियो में भी दिखाई पड़ेगा। रामायण महाभारत के काल से ही कामरूप के बारे में हम जानते हैं। और कामरूप में जो है महाभारत और रामायण में जो प्रयाग ज्योतिष शब्द का यूज़ किया है वो कामरूप के लिए ही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ दैट स्टेट, उसका नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर। और प्रयाग ज्योतिष का उल्लेख रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। तो आज उसको हम गुवाहाटी असम के नाम से जानते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर है वो। और जो पेरिपल्स ऑफ अर्थियन सी नाम की बुक है, यानी जो बाहर के देशों में भी इसका उल्लेख मिलता है, उसमें कामरूप इज मेंशन एज द किरहदिया। किरहदिया एक ऐसे लोग जहाँ पे किरात पीपल का रीजन था। सो द कामरूप किंगडम एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, भूटान, सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग भास्कर वर्मन, युआंगशांग हैड विजिटेड कामरूप. So, is this chapter we learn about the different kingdom in the North India
and emerged in the period after the Mauryas. Similarly, we also learn about the situation in the northeast part of the India during that period. So in the next chapter, we will get acquainted with the kingdom of the south of the some part. Okay, I think बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा.